हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपका जनरल स्टडीज़ के लिए आज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। आपका लेक्चर 1 है आज फंडामेंटल राइट्स का। तो देखिए, आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में 12 से 35 तक जो आपके आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, आपके पास बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आपके 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जो कि अब 6 बचे हुए हैं। अब जो राइट्स होते हैं, जब किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें जो आपका फंडामेंटल राइट होता है बेसिकली वो इस वजह से दिए जाते हैं ताकि जो सरकार है उस पर कुछ होल्ड लगाया जा सके, ताकि जो है सिटीजन्स के कुछ बेसिक राइट्स की जो है क्या कर सकते हैं आप लोग, वो बचे रहें। तो बेसिक राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, इसके लिए आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनली आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या दी जाती है, वैलिडिटी जाती है। और इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास जो है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके जुडिशली गारंटीड होते हैं। जैसे भारत में भी जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनके रिलेटेड अगर उनका वायोलेशन होता है तो जुडिशरी जो है उन्हें इन्फोर्स करवाती है। तो गार्जियन जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये तो क्या है, ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं फंडामेंटल राइट्स, इन द सेंस कि ये जो आपकी सरकार होती है इस पे क्या लगाते हैं, थोड़ी रोक लगाते हैं उसकी पावर्स पे, ताकि जो लोग हैं उनके जो मूल अधिकार हैं वो क्या रहें, सुरक्षित रहें, वो आपके कंजर्व रहें। तो अब आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी जो है आज के समय में 6 मूल अधिकार आपको दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। आप क्लॉकवाइज चलाइएगा, अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज अगर आप चलाएंगे तो देखिए पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपके पास है, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। ठीक है, दूसरा है आपके पास राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो आपके पास आर्टिकल 19 टू 22 है। तीसरा आपके पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विच इज़ अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। सुनते रहिएगा और पेपर में आप नोट भी करते रहिए। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच इज़ आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज़ आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 ही ये जो है गारंटी का करता है कि आपके जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर हो जाएं और उनके वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और इसे जो है आपका आपके जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। और ये बात समझिएगा कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा गया है। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने बताया आर्टिकल 12 टू 35 जो है आपका फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो पहला आपके पास समझिएगा आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 कोई राइट्स नहीं बताएगा, बेसिकली राइट्स जो हैं वो 14 से स्टार्ट होते हैं, 32 तक चलते हैं। पर आर्टिकल 12 जो होता है बच्चों, वो जो है स्टेट वर्ड जो है ये कहता है कि इस पूरे चैप्टर में इस आर्टिकल के बाद से अगर मैं स्टेट वर्ड यूज़ करूं, अगर मैं स्टेट वर्ड यूज़ करना चाहूं तो उसका मतलब आप समझोगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब भारत सरकार और संसद, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे राज्यों की विधानसभाएं और उनकी सरकारें, जैसे आपके चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल। इसके अलावा ऑल लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज़ जो कि भारत की टेरिटरी में हो और या फिर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। तो वो सब चीज़ें, अगर स्टेट वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब आप लोग जो है ऐसे उत्तराखंड झारखंड टाइप मत समझना। आप जो है स्टेट वर्ड में ये ब्रॉड डेफिनेशन है, इसमें सारी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाएंगी और विधानसभाएं आ जाएंगी और लोकल बॉडीज़ आ जाएंगी जितनी भी हैं। जैसे आपका पंचायतें होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये सब भी इसके अंडर में, इस वर्ड के अंडर में आएंगी। अगर ये वर्ड यूज़ किया गया तो वो उन पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो बात समझने की है। तो इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी स्टेट वर्ड यूज़ होगा आपको उसका मतलब ब्रॉड समझना है, एक वर्ड नहीं समझना। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के खिलाफ होगा तो उन्हें जो है कह सकते हैं वैलिड नहीं माना जाएगा, शैल बी वॉइड।
और देखिए इनिशियली जो है आपके सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बात थी, और ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देता है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट्स का या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल 13। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कौन इसे इनकंसिस्टेंट घोषित करेगा। जैसे मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया और किसी के मूल अधिकारों को वो हनन कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहा है, कि हर आदमी के ऐसा लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने कि हर आदमी के व्हाट्सएप मैसेजेस उसको पब्लिक करने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल, या उसे पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो अगर वो क्या कर सकता है उस चीज़ के लिए, वो आपका कहाँ जा सकता है, कोर्ट, जुडिशरी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई द लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। सुप्रीम कोर्ट जो है उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगा और वो जो कानून बना है उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। केशवानंदा भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें ये मान लिया गया कि भैया खाली फंडामेंटल राइट नहीं, संविधान के कुछ मूल ढांचे हैं, मूल बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनका अगर आप वायोलेशन करोगे तो भी वो वाइड माने जाएंगे। वो हर कानून वाइड माना जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचों का वायोलेशन करेगा। जैसे आपके पास सेकुलरिज्म, जैसे आपके पास इलेक्शंस है ना, जैसे आपके पास राइट टू इक्वालिटी, तो ये आपके पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब बात करेंगे पहले राइट की, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। तो बच्चों राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपके पास है आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। तो आपके पास आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है राइट टू इक्वालिटी है, और आपका आर्टिकल 14 जो है वो क्या कह रहा है, आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो दो टर्म्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आपके पास क्या है, यूएस का कॉन्सेप्ट है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि आपका स्टेट का मतलब फिर से वो ब्रॉड डेफिनेशन आ गई, आपके पार्लियामेंट, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके स्टेट गवर्नमेंट्स और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर, वो किसी भी व्यक्ति को जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आपके पास यूएस ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आपका कहाँ का कॉन्सेप्ट है, वो आपका यूनाइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के समक्ष सब समान होंगे। जब कानून बनेगा या उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आपके पास क्या होगा, सबके लिए वो ऐसा भेदभाव नहीं होगा, ऊपर नीचे या जाति धर्म का भेदभाव नहीं करके वो बनाया जाएगा। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जब आपके पास जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो आपके पास कानून जो है सबके लिए समान संरक्षित किया जाएगा, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगी, ये आपकी बात कहता है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये बल्कि कहा भी है कि जो आपका आर्टिकल 14 का जो रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन जो है वो आर्टिकल 361 में है, जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। जय किसी की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट्स राइट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़। तो अपने पावर्स के और ड्यूटीज़ के लिए अगर वो जो है किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, उनको जवाबदारी नहीं देनी आप हम की तरह, समझ में आया, किसी पब्लिक अथॉरिटी की तरह। इसी तरीके से कोई भी उनके खिलाफ जो है आप क्रिमिनल, सेकंड पॉइंट कहता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप उनके खिलाफ नहीं चला सकते हैं अपने टर्म के दौरान। तो आप प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं, राइट। और कोई भी अरेस्ट या आपका इम्प्रिजमेंट नहीं हो सकता राष्ट्रपति का या राज्यपाल का, ठीक है, फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। जब वो अपने कार्यकाल में रहेंगे तो आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते उनके कार्यकाल में, राइट। इसके अलावा उनके खिलाफ जो है कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो समझ गए होंगे आपके पास जो फौजदारी मुकदमे होते हैं, और सिविल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है जैसे ज़मीन जायदाद के जो केसेस होते हैं वो भी तब तक नहीं चलाए जा सकते इवन इन पर्सनल कैपेसिटी, अगर उन्होंने अपने आप में भी वो किया है, अपनी पर्सनल ऑफिस के बाहर भी किया है, अनटिल अनलेस आप लोग जो है 2 महीने का उनको नोटिस दें, तब जाके जो है उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिविल प्रोसीडिंग्स भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये 361 जो था प्रेसिडेंट और राज्यपाल के लिए था। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि आपके पास कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए बाध्य नहीं होगा, उस पर आप नहीं चला सकते। अगर न्यूज़पेपर में या रेडियो में या टेलीविज़न में कोई इस तरीके की जो है न्यूज़ आती है उससे रिलेटेड, समझ में आया। और इवन इन द
हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में भी कोई बात कही गई है तो भी उसके लिए वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कोई शब्द इस्तेमाल कर लेता है और वो क्रिमिनल नेचर के भी हों, ठीक है, या किसी की इंसल्ट करने वाले नेचर के भी हों, तो भी उनके खिलाफ जो है क्या नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको जो है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हो, आर्टिकल 361A ये कहता है। तो इसी तरीके से मैंने बताया जो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लिएबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर सेड एनीथिंग, ठीक है, इन द पार्लियामेंट। तो आपके पार्लियामेंट में उसने कुछ कहा, कोई वोटिंग करी, तो उसके खिलाफ भी जो है आपका उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं चला सकते हो, आर्टिकल 105 बच्चों ये कहता है, राइट। इसी तरीके से आर्टिकल 194 जो है राज्यों की विधानसभाओं के लिए है। तो राज्यों की विधानसभाओं में जो विधायक होंगे अगर वो कोई चीज़ कहते हैं या वो वोट करते हैं तो उसके लिए वो जो है किसी के लिए आंसरेबल नहीं होंगे और उसके लिए जो है उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हो, आप कोई केसेस नहीं चला सकते। इसी तरीके से एक आर्टिकल 31C है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो वो भी ये कहता है कि अगर आप लोग जो हैं कुछ केसेस में आर्टिकल 14 जो है वो उसको एक्सेप्शंस माना जा सकता है आर्टिकल 14 का, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और चीज़ है कि भैया अगर आपका कोई बाहर का कोई सॉवरेन रूलर्स है, एम्बेसडर्स है, डिप्लोमेट हैं, तो उनको खिलाफ भी जो है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कोई अमेरिका का एम्बेसडर है तो उनके खिलाफ आप जो है इंडिया के लॉ में सिविल एंड क्रिमिनल केसेस नहीं चला सकते हो। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसकी जो एजेंसीज हैं उनके जो व्यक्ति हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, उनके खिलाफ भी आप जो है क्रिमिनल केसेस या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाते हो, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 14 और उसकी एक्सेप्शंस। अब आता है बेटा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कहता है, जो कि सेकंड फंडामेंटल राइट है, वो कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो आपका राज्य मतलब फिर से ब्रॉड डेफिनेशन जो बताई थी, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी व्यक्ति के लिए खिलाफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो उसके धर्म के, उसके जाति के, उसके नस्ल के, है ना, उसके लिंग के और उसके जन्म के स्थान के आधार पर जो है क्या नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पर इसके ना कुछ 4 एक्सेप्शंस हैं। आप लोग नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जो है आपका एक्सेप्शन पहला क्या है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हो, जैसे कि उनके लिए आप लोग जो है कुछ रिजर्वेशन कर सकते हो या चिल्ड्रन की फ्री एजुकेशन के लिए बना सकते हो। तो आप ये नहीं कहोगे कि महिलाओं को आपने स्पेशल अथॉरिटी दिया, राइट्स दिए हैं, या बच्चों के लिए आपने उनकी फ्री एजुकेशन कर दी है, हमें तो कुछ दे नहीं रहे हो, तो उनके लिए अलाउड है। दूसरा पॉइंट है कि स्टेट जो है वो आपके एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इंक्लूडिंग SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स या फी कंसेशन किया जा सकता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये प्रोविजंस किया जा सकता है। और आखिरी आपके पास है जो कि D है, 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019 से आया है, 103 संशोधन से आया है 2019 के। उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी जो है कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जा सकते हैं जिसको एक्सेप्शन माना जाएगा आर्टिकल 15 का। तो होपफुली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 16 जो कि आपके रोजगार संबंधित यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। तो याद रखना किसी भी व्यक्ति से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में भेदभाव नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इनके आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं करोगे, उसे आप पब्लिक जॉब या पब्लिक ऑफिस डिनाई नहीं कर सकते। पर इसके लिए भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि बच्चों पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश में क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर वहाँ की राज्य सरकारों की पोस्ट के लिए वहीं के लोगों को लिए जो है क्या कर सकते हैं, सीट रिजर्व करी गई थी। बाद में हालांकि ये प्रोविजन अभी कहीं नहीं है। तो पार्लियामेंट जो है रेजिडेंस के लिए कंडीशन कर सकती है। स्टेट में फिर से ब्रॉड टर्म आ गई, कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर ऐसा लगे कोई पिछड़ा वर्ग है जो कि आपका राज्य सरकारों में, स्टेट सर्विसेज में या आपके सेंट्रल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। जैसे SC ST का रिजर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है, या कोई बैकवर्ड सेक्शन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। या उनके लिए जैसे आपके पास कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन का प्लेस है और वो भले ही स्टेट रन है बट उसका क्या बनाया जा सकता है,
उसका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है या कोई पर्टिकुलर ऑफिस धारक बनाया जा सकता है, तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्शन ऑफ सोसाइटी के व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ताकि वो स्मूथ रनिंग हो सके। तो आप ऐसा नहीं हो सके फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मुस्लिम वेलफेयर के लिए आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बनाया गया, तो उसमें जो है आपका जो पदाधिकारी होगा या कह सकते हो आपका जो लीडर होगा वो उस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का बनाया जा सकता है। तो इसे आप जो है आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं समझेंगे। इसके अलावा 10% जो है EWS रिजर्वेशन जो 2019 103rd अमेंडमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके लिए भी आपके प्रोविजन बनाए जा सकते हैं और उसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 नहीं माना जाएगा। अगला आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता समझते हैं ना, तो आर्टिकल 17 कहता है किसी भी तरीके से अगर आप अनटचेबिलिटी करते हो, जाति धर्म नस्ल के हिसाब से आप लोग जो है भेदभाव करते हो किसी भी तरीके से, शब्द से, बोल से, एक्शन से, सोच से, तो वो क्या माना जाएगा, वो आपका एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा विच इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो आपके पास 1976 में आपका 1955 का जो कानून था उसे अमेंड किया गया और उसे और कॉम्प्रिहेंसिव किया गया और उसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ताकि जो है उसके स्कोप और पिनल प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, हार्ड बनाया जाए, तो आपको ताकि अनटचेबिलिटी को क्या किया जा सके, फिनिश किया जा सके। तो अनटचेबिलिटी जो है किसी भी तरीके से क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है। अब आता है आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी का आखिरी आर्टिकल, तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, अंग्रेज जो हैं टाइटल्स देते थे अलग अलग तरीके के, जैसे राय बहादुर, सिंह बहादुर, इस टाइप के मतलब आर्टिकल्स वो टाइटल्स दे देते थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इस तरह के टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब जो है आप समझ लीजिएगा, पहला हमारा जो स्टेट मतलब आपके पास कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभाएं किसी भी तरीके का टाइटल नहीं देंगे। एक्सेप्शंस हैं मिलिट्री और एकेडमिक, जैसे आपके आर्मी की रैंक्स आप रख सकते हो, उसको छोड़कर चाहे आपका सिटीजन हो चाहे विदेशी हो, आपका सरकारें भारत के अंदर जो भी हैं वो किसी को टाइटल नहीं देंगी। दूसरा है भारत के किसी भी नागरिक को जो है टाइटल लेने से मना है किसी भी विदेशी सरकारों से। भारत का कोई भी नागरिक जो है विदेशी सरकारों से टाइटल नहीं लेगा। इसी तरीके से कोई विदेशी अगर भारत के अंदर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद पर नौकरी कर रहा है तो वो जो है किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति दूसरे देश का है, नेपाल का भारत में नौकरी कर रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो जो है विदेशी टाइटल नहीं ले सकता, इवन किसी और देश का भी हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रिटेन से उसे सर की टाइटल मिला, नाइटहुड मिली, तो वो नहीं ले सकता जब तक कि वो राष्ट्रपति का उसे कंसेंट नहीं होगा और अगर वो भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है। इस तरीके से कोई भी सिटीजन या फॉरेनर जो है जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है वो किसी भी तरीके का प्रेजेंट, एमोलीमेंट या आपके पास किसी भी तरीके के फॉरेन स्टेट से फायदे नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात 4 पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आपको पता होनी चाहिए चारों चीज़ें। पर आप याद रखें एकेडमिक टाइटल्स है, फॉर एग्जांपल डॉक्टरेट की डिग्री है ना, या फॉर एग्जांपल फिलॉसफी का डॉक्टरेट होता है, PhD करता है, या मेडिकल डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो इस तरह के टाइटल्स जो हैं वो अलाउड हैं और इस तरह के टाइटल से कोई रोक नहीं है। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग जो फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसे फॉलो करो। दिए गए ऑफलाइन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे बने रहिए। हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग फ्री कोर्स ला रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।